महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर हरियाणा राज्य महिला आयोग काफी प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। हाल ही में हरियाणा राज्य महिला आयोग की 7वीं बैठक सेक्टर 4 पंचकुला में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने की। बैठक में विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई, लेकिन महिला अपराध से जुड़े मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की गई। बैठक के बाद श्रेष्ठ भारत संवाददाता रवि ने रेणु भाटिया से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण को लेकर सवाल किए। इसके जवाब में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने विस्तार से जवाब दिए और बताया कि महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए आयोग हर संभव प्रयास कर रहा है। महिला आयोग की चेयरपर्सन इस वक्त हमारे साथ हैं। बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की जो जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, किस तरह की समाज की धारणा है महिला को लेकर। सबसे पहले उनसे बातचीत करते हुए हम उनका धन्यवाद भी करेंगे और आगे से आगे जो महिलाओं की कड़ी जुड़ती जाती है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, उस काम के बारे में भी जानेंगे। मैडम, सबसे पहले स्वागत है। शुक्रिया। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? महिला आयोग का गठन किया गया और इस गठन के बाद महिलाओं की जो जिंदगी है वो आसान हो पाई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। श्रेष्ठ भारत का, श्रेष्ठ हरियाणा का शुक्रिया हमें मौका देने के लिए। और महिला आयोग इस वर्ष 25 साल का हो गया है, एक युवा है। 25 वर्षों में विभिन्न सरकारें आई, अलग अलग तरीके से कार्य हुआ, परंतु पिछले 6 वर्ष का कार्यकाल, जब से मैं मेंबर रही और 2.5 वर्ष पूर्व से चेयरपर्सन रही, हमने कार्य को एक अलग तरीके से, एक अलग शैली के तौर पर किया और हमने केसेस को आधार बनाया अपनी शैली का। प्रथम वर्ष में जब मैंने देखा 2246 केसेस हमारे पास महिलाओं से संबंधित आए, स्टडी करने पर हमने चॉकआउट किया कि ज्यादा से ज्यादा केसेस जो आ रहे हैं वो युवा पीढ़ी के हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के उस हिसाब से उतने नहीं थे जितने साइबर क्राइम के थे। तो ये एक चिंता का विषय रहा कि साइबर में लड़कियां फंसती जा रही हैं, साइबर क्राइम में उनका मिसयूज होता जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, सुसाइड रेट उस वजह से उनका बड़ा प्रॉब्लम्स बढ़ी। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि पिछले 10 वर्षों की इस सरकार में आने के बाद महिला थाने खुलने से, महिला आयोग की जो गतिविधि बढ़ी है, उससे महिलाओं में जागरूकता आई है। तो अगर 25 केसेस मान लीजिए कहीं पर हुए हैं, तो पहले 25 में से 10 सामने आते थे, 15 केसेस छिपे रहते थे, डर के मारे, लज्जा के मारे, परिवार के उसके मारे। लेकिन अब हमने देखा कि 25 की 25 बेटियां अपनी बात रखने सामने आती हैं। तो हमें इस बात से खुशी होती है कि हम उन महिलाओं को उस गलत परिस्थिति से, उस टॉर्चर वाली स्थिति से निकाल पा रहे हैं। मैडम, अक्सर पुरुष समाज की जो संकीर्ण मानसिकता थी महिलाओं के प्रति, वो देखने को मिलती थी। क्या कमी मानते हैं उसमें इन 9-9.5 साल के अंतराल के अंदर? देखिए, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी कि संकीर्ण मानसिकता थी। संकीर्ण मानसिकता आज भी है, चाहे वो हरासमेंट एट वर्क प्लेस देखें। प्रोफेशनल मानसिकता और संकीर्णता बहुत अधिक है। चाहे कोई बेटी तरक्की कर ले, किसी अच्छे एरिया चली जाए, कॉम्पिटिटिव काम कर ले। आप, एक जमाना था कि हर बात के लिए उसे ताना भी होता था, तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया। 19-20 कमी जरूर हुई होगी, लेकिन आज भी हमारे पास जो केसेस आते हैं उनको देख के हमने ये अंदाजा नहीं, कंफर्म कर लिया है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कोई सोच में फर्क ज्यादा नहीं आया है। जिसको बुरा सोचना है, संकीर्णता रखनी है। कई ऐसे केसेस आते हैं, पढ़ी लिखी लड़की होती है, वो इंडिपेंडेंट काम करना चाहती है, पहले की तरह बिजनेस करना चाहती है, या पहले की तरह, शादी से पहले की तरह जॉब करना चाहती है, लेकिन बाद में कहा जाता है नहीं, हमारे परिवार में ऐसा नहीं चलता। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप भी बेबाक बोल के लिए जानी जाती हैं, तो इसके पीछे क्या राज मानती हैं? देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप किसी महकमे में हैं, स्पेसिफिकली विमेन कमीशन में हैं, और महिलाओं को बोल्ड करने की अगर हम बात सोचते और करते हैं, सुरक्षित करने की बात सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हीं के साथ उनकी आज की जुबान में बात करनी होगी। अगर हम पॉलिश्ड,
बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स में सोचेंगे और बात करेंगे तो उन तक वो बात नहीं पहुंचेगी। जब हम उनके मन की बात और उनके साथ बीते हुए पलों की बात को जर्नल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उनको ये फील आएगा कि जो हमारे साथ हुआ गंदा बुरा, जो वक्त हमारे साथ आया था, उसको मैडम ने पहचान लिया। तो उससे मैंने देखा है कि गर्ल्स अपने मन की बात को खुलकर करती हैं। जब वो अपने मन की बात को खुल के करती हैं तो हम उसका सल्यूशन भी प्रॉपरली कर पाते हैं। कहते हैं जब आप अपने वकील को ही अच्छी बात पूरी बात बता दोगे तो आपको हल पूरा मिलेगा। तो ये एक डिफरेंस आज की बेटियों में आया है। आज बेटी अपने घर में डिसीजन मेकर है, चाहे वो शादी ब्याह का डिसीजन हो, चाहे वो बिजनेस करने का डिसीजन हो। पहले ऐसा होता था कि बेटी को कार लेनी है तो पापा बताएंगे, भाई बताएगा। अब बेटी अपने मन से बोल सकती है मुझे तो फला कार लेनी है। तो थोड़ा सा बोल्डनेस आई है, गर्ल्स कॉन्फिडेंट हुई हैं, एम्पावर हुई हैं, अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, अपने बलबूते पे उन्होंने अपने बैंक बैलेंस मजबूत किए हैं, फाइनेंशियल स्थिति मजबूत की है। ये बहुत बड़ी बात है। मैडम, पिछली सरकारों के दौरान जो हमने देखा और अब हरियाणा की नायाब सरकार के बीच में कितना फर्क मानते हैं कि महिलाओं के लिए जो अग्रणी काम हुए, चाहे वो खेल में है, चाहे वो किसी और फील्ड में है, वो किस तरह के काम ज्यादा हुए? क्या महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी गई? क्या क्राइम रेट में कितनी कमी आई? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अगर हम बेटियों की सुरक्षा, बेटियों को बढ़ाने की बात सारी करें तो आप जानते हैं 2014 में ही स्टार्ट हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धीरे धीरे ये फॉर्मूला 3, 4, 5 सालों के अंदर मजबूत हो गया। बेटियों के जन्म दर की स्थिति बढ़ गई और हम लोगों ने इस फॉर्मूला में टर्न मारने शुरू कर दिए कि बेटी बचाई गई है, बेटी पढ़ाई गई है, अब बेटी आगे बढ़ाई जाएगी, बेटी मजबूत बनाई जाएगी। तो महिला आयोग इस बात पर विश्वास करता है कि बेटी बचाओ के बाद बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ के बाद बेटी को मजबूत बनाओ, बेटी को मजबूत बनाने के बाद बेटी को आगे बढ़ाओ। तो जब ये चारों बातों का एक स्टैंड लिया जाएगा और लिया जाता है जिस परिवार में, वो परिवार हर कोने से सुरक्षित, हर कोने से मजबूत और बेटियों के मामले में बिल्कुल निडर निश्चिंत हो जाता है। रेणु जी, ये भी जानना चाहेंगे कि पहले जो महिलाएं थी वो नशे के कारोबार में अक्सर लिप्त रहती थी, तो उनको लेकर हरियाणा सरकार कितनी सतर्क रही और महिला आयोग ने कितने संभावी कदम उठाए? ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब नशा वर्ड आता है तो एकदम फिगर बनता है कि आदमी नशे में धुत कहीं गिरा हुआ है। लेकिन केसेस को देखते हुए, माहौल को देखते हुए हमने ये नोटिस किया, जेल्स में विजिट करने के दौरान उधर इनमेट्स को देखते हुए हमने ये नोटिस किया कि नशे के कारोबार में कई महिलाएं बड़ी बुरी तरह से लिप्त थी। प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको नशे की लत से दूर किया जाए। जो लोग उनका उपयोग करते हैं थोड़े से पैसे की लालच में, उस चीज़ को दूर किया जाए। फॉर्चुनेटली हम जेल्स का विजिट करते हैं और उन बेटियों से मुलाकात होती है जिनसे लोग करना नहीं चाहते। कोई बेटी अगर किसी अपराध में फंस जाती है या फंसाई जाती है तो परिवार वाले उसे छोड़ देते हैं। ये हमने देखा, उनके साथ बातचीत करने पर पता लगा ससुराल वालों ने छोड़ दिया, या यंग बच्चे हो गए हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी वो माँ है, और मायके वाले तो बिल्कुल दाग ही नहीं लगाने देते कि हमारी बेटी के ऊपर ये बात आई थी। तो उन बेटियों को सहारा देने का काम कौन करेगा? तो इस सरकार ने किया और महिला आयोग ने एक स्टेप उठाया इस तरह के केसेस को देखते हुए कि जब ये बेटियां अपनी जितनी भी सजा है या जो भी उनके ऊपर अपराध लगा हुआ है, जब वो जेल से बाहर आए तो फिर किसी चुंगल में ना फंस जाएं, फिर उनको कहीं पर ऐसी जगह पर ना जाना पड़ जाए कि वो असहाय हो जाएं। इसलिए उनको हमने अलग अलग उनकी चॉइस के तरीकों से पैरों पे खड़े होने का मौका दिया। जो सिलाई पसंद करती हैं, चाहती हैं, उनको सिलाई मशीनें देने का काम स्टार्ट किया, मंत्रालय से भी, स्वयं भी, किसी से स्पॉन्सर भी करा के। जो पढ़ना चाहती हैं उनकी शिक्षा के लिए बात की कि इनको फ्री शिक्षा दी जाए,
जब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी, उनको स्थान दिया जाए रहने के लिए। जैसे गर्ल्स हॉस्टल हैं, करनाल में एक स्टे होम है गर्ल्स का, तो इस तरह के स्थान, ताकि वो अपराध की दुनिया में वापस ना जाए। हमने ये देखा है कि घर के परिवार के लोग भी, जो जेलों में बेटियां औरतें बंद हैं, पत्नी हो चाहे माँ हो, माँ तक को इस अपराध में लिप्त किया गया है। पोता गाड़ी चलाता है, माँ चिट्टा या कुछ लेकर पीछे बैठी होती है कि किसी को डाउट ना हो, और पंजाब बॉर्डर की तरफ से वो ये अपराध करते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी काउंसिल करें कि आपने 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में अपनी जिंदगी भी बर्बाद की और अपने 15-20 साल के पोते की भी जिंदगी बर्बाद की, तो मिला क्या? एक बार लाने के 5,000 या 10,000, वो भी उनको किश्तों में मिलते हैं। जो हमने पूछा उनसे कि अगर 5,000 तय है तो उनको 3 दिया जाएगा, दूसरी बार तुम हमारे लिए करोगी तो बैलेंस तब उनके साथ दिया जाएगा। तो हर टाइम उनका 5-7,000 वो पेंडिंग रखते हैं ताकि वो फंसी रहें। तो ये हमने काउंसिल किया, प्रयास किया जेलों में जाकर कि वो बेटियां इस अपराध से दूर हो जाएं। रेणु जी, सबसे बड़ा एक और मामला है जिसको लव जिहाद कहा जाता है। लव जिहाद आजकल आधुनिक एक फैशन बन गया था, ट्रेंड बन गया था, तो उस लव जिहाद की कड़ी को तोड़ने में आप कितना सफल हो पाए? ये मेरा प्रिय विषय है और मैंने इसके ऊपर बहुत प्रयास किया है और आगे भी करती रहूंगी। हमने 15-16 बेटियां इस तरह से, इस तरह के चुंगल से निकाल के हमने बचाई हैं, जिनकी मित्रता हो जाती है। अभी लेटेस्ट ही एक केस है फरीदाबाद का, एक कंपनी में काम करने वाली बेटी जो किसी यान कंपनी में काम करती है और वो सिलाई का काम करते हैं, तो बिल्कुल बगल में जो दूसरा लड़का सिलाई करता है, वो अमन नाम उसने अपना बताया। तो बच्ची ने मित्रता की। जब साथ काम करते हैं तो मित्रता भी होती है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जब मित्रता में विश्वास टूटता है वो एक गलत है। जब मित्रता को आप अपराध की तरफ ले जाते हो वो गलत है। तो उस अमन नाम के लड़के ने उससे मित्रता की, शादी की, 2.5 साल पास रखा। जब वो लड़की बोलती रही कि 2-2.5 साल हो गए, अब हमें फैमिली बढ़ानी चाहिए, अब मुझे तू ससुराल ले चल, मैं परिवार से मिलूं, तो वो बहाने करने लगा। जब वो लड़की ने पता करके जिद से जैसे ही ससुराल का पता किया, उसके साथ जाने की जिद की, तो बाद में पता लगा वो अमन नहीं असलम है। तो वहां से लड़की का दिल टूटा और तब तक उसने बहुत सारी जातियां भी उस लड़की के साथ की। वो लड़की हमारे पास आई है, हम इस केस को देख रहे हैं, कुछ कार्रवाई हमने की है, कुछ आगे और करेंगे। तो इस तरह से लड़कियों का दिल टूट जाता है जब आप झूठी नाम से, झूठी पहचान से मित्रता करते हैं। अगर आपको करनी है और लड़की मैच्योर है तो आप उसके नाम से, अपने नाम से कीजिए। किसी को किसी भी रिश्ते में, जाति में, परिवार में जुड़ने में कोई मनाही नहीं, परंतु आप उसको दूसरे तरह का भगा के ले जाने का, चीट करने का नाम देते हैं, दूसरी जाति समीकरण बनाकर नाम देते हैं, तो ये एक अपराध भी है, प्यार के नाम पर धोखा भी है और इसकी कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मैडम, अक्सर सुनने में आता है, लड़कियां ही बोलती हैं कि मेरा असलम ऐसा नहीं है, लेकिन असलम हर बार वैसा ही निकलता है। लड़कियों को बॉक्स में रखना, फ्रिज में रखना काट कर, तो ऐसी संकीर्ण मानसिकता से दूर ले जाने के लिए लड़कियों को किस तरह समझाया जाता है, क्या उनके लिए फायदेमंद है? महिला आयोग इस विषय पर बहुत प्रयास कर रही है, क्योंकि ये मेरा फेवरेट, मैंने आपको बताया, मेरा सब्जेक्ट है और मैं काम करती हूँ इस पर। असलम वैसा ही रहेगा। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी असलम की नीरा ऐसी निकली, किसी असलम की मंजू, संजू, अंजू ऐसी निकली, नहीं। हर बार असलम ही ऐसा निकला और हम बेटियों को बार बार उदाहरणों के साथ, आए हुए केसेस को दिखाते हुए, आपके चैनल्स के माध्यम से हो रहे अपराध, टुकड़े, बक्सों में बंद, टैचियों में बंद, बोरियों में बंद बेटियों की लाशों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि हर बार असलम ने ऐसा ही किया। लेकिन युवा पीढ़ी को आज थोड़ा समझाना कठिन इसलिए होता जा रहा है क्योंकि उनको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम क्वालिफाई हो गए हैं, हम अपने परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन आपके माध्यम से मैं सब बेटियों को कहूंगी कि हमें असलम से कोई आपत्ति नहीं,
लेकिन असलम के टुकड़े करने से आपत्ति है। हमें असलम से कोई दुख नहीं, लेकिन असलम की उस गंदी मानसिकता की एक दूसरे धर्म की बेटी को उजाड़ना, उसको बक्सों में बंद करना, उसकी घिनौनी मानसिकता का शिकार बनाना, हमें इससे आपत्ति है। और हम हर बेटी को यही सिखाते हैं कि आप चाहे कोई ढूंढो, असलम ढूंढो, आलम ढूंढो, या फिर आप राम ढूंढो, लेकिन प्यार की जो परिभाषा है उसको निंदित मत करो, उसको गंदा मत करो, विश्वास की परिभाषा को खराब मत करो, क्योंकि एक बेटी के साथ जब असलम ऐसा करता है तो हजारों बेटियों के दिल टूटते हैं, एक एक करके केस आते हैं। जब हमारे पास भी ऐसे शुरू में कोई शिकायत आती है माता पिता की कि मेरी बेटी के साथ धोखा हुआ है, ऐसे करके हो गया, और जब हम उनको बुलाते हैं या बेटी को बुलाते हैं, उस समय वो समझने को तैयार नहीं होती, और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको समझाएं, असलियत बताएं, क्या वो रियलिटी में ये करना चाहती है, क्योंकि हमें उसकी उम्र से, उसकी सोच से, उसके प्यार से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी उस बेटी के टुकड़े ना हो जाएं, फ्रिज में ना बंद हो जाए, बक्सों में बंद करके ना फेंकी जाए, उस बात से हमें चिंता होती है, और वही हम कन्विंस करना चाहते हैं। रेणु जी, यंग ब्लड को क्या संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि ताकि लड़कियां भटके ना, अपने सही रास्ते पर चलते रहें और आगे जाके अच्छे मुकाम हासिल कर पाए? देखिए, हर बेटी को अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार है, अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार है, वो जीवन साथी किसे चुनना चाहती है उसका अधिकार है, वो कहाँ पर एस्टैब्लिश होना चाहती है, किस कंट्री में एस्टैब्लिश होना चाहती है, ये सारा अधिकार है। पर उन अधिकारों की भाषा, परिभाषा एम्पावरमेंट के नाम पे उसकी जिंदगी ना बर्बाद कर दे, इस बात को हमें गहराई से सोचना होगा, और हर बेटी को ये सोचना होगा कि किसी के भी माता पिता उसके दुश्मन नहीं। यदि वो अपने माता पिता की छत्र छाया में बड़ी हुई है तो उसी को आगे कंटिन्यू करके, उसी संस्कार को आगे कंटिन्यू करके चलेगी तो हमेशा सुरक्षित रहेगी। अगर उन छत्र छाया के संस्कारों से परे हो जाएगी, अपने आप को अलग एम्पावर सोचने लग पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं वो परेशान होगी, और एक सहारा जो सबसे मजबूत होता है, माँ का सहयोग, वो उससे दूर हो जाएगा। और जिस दिन माँ का सहारा, माँ का आशीर्वाद, माँ का सहयोग दूर होता है, वो भटकने का पहला दिन हो जाता है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी से हमने बातचीत की, तमाम उन सवालों के जवाब लिए जो जनता जानना चाहती थी, और तमाम उन सवालों के जवाब इन्होंने बखूबी दिए हैं, और इससे ये साबित हो जाता है कि महिलाओं के लिए लगातार भाजपा सरकार कहीं, हरियाणा सरकार कहीं या केंद्र सरकार कहीं लगातार कदम उठा रही है और उनका जीवन लगातार सुधारा जा रहा है। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।